पंख उनकी ज़रूरत नहीं, वो लोग जज्बे से हवाओं में हैं। इश्क किया है देश की मिट्टी से, जिंदगी सुपुत्र ही देश की वफाओं में है। इंडियन एयरफोर्स टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। नमस्कार, मेरा नाम है वेरोनिका और आपका स्वागत है आज की इस खास पेशकश वायु शक्ति 2024 में। मेरे साथ हैं अमित। नमस्कार। राजस्थान के पोखरण डेल्टा रेंज में सबकी निगाहें होंगी क्योंकि अब से कुछ ही देर में वहां पर भारतीय वायुसेना अपने सम्य साहस का प्रदर्शन करेगा। और इस अभ्यास वायु शक्ति 2024 पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में लगभग 3 दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं। स्वागत कीजिए ग्रुप कैप्टन रचना शर्मा का। नमस्कार। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज निभाई हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट से लेकर ग्रुप कैप्टन होने का सफर बहुत ही शानदार रहा है। वेलकम। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी। नमस्कार। आप एक फाइटर पायलट हैं और आप भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता भी रहे हैं। वेलकम। साथ ही स्वागत कीजिए ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार नारंग का। नमस्कार। आप एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं, रिसर्चर हैं, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी भी की है और साथ ही आप सीनियर फेलो हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से। वेलकम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में वायु शक्ति 2024 प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले ग्रुप कैप्टन नारंग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत। तो अगर वायु शक्ति 2024 की बात करें तो क्या क्या इंडिजीनियस हमें आज देखने को मिलेगा यहाँ पे? देखिए, भारत ने आत्मनिर्भरता अपनी एक पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट किया और भारत हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बने और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। तो 5 मेन सिस्टम जो हैं, जो आज की फायर पावर डिस्प्ले में हम देखेंगे, एक है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे LCA या तेजस कहा जाता है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2001 में हुई थी और अब ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। ये वन ऑफ द बहुत एडवांस फाइटर माना जाता है। दूसरा है ALH Mark 4 रुद्रा जिसे कहा जाता है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2007 में हुई थी और ये एक आर्म्ड वेरिएंट है ALH का, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका ध्रुव कहा जाता है। तीसरा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे प्रचंड कहा जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट फील हुई थी कारगिल वॉर में। हमने रियलाइज किया कि हमारे हेलीकॉप्टर उस ऑल्टीट्यूड में नहीं फ्लाई कर सकते हैं और तब ये हमने उसको डेवलप किया है। वो भी अपना कर्तव्य अपना दिखाएगा। एक भारतीय वायुसेना ने इनोवेशन करके एक ग्राउंड टू एयर मिसाइल बनाई है। लो ऑल्टीट्यूड जो हमारी थ्रेट्स हैं उसके लिए इसे कहते हैं समर, सरफेस टू एयर मिसाइल विद एश्योर्ड रिटेलिएशन। ये इनोवेशन भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स ने किया है और ग्राउंड टू एयर बनाया है। और लास्ट जो है आकाश मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये 5 जो है पूरे भारत द्वारा बनाए गए हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारी भारतीय वायुसेना को और सुदृढ़ बना रहा है और फ्यूचर के लिए नए इनोवेशन की नींव रख रहा है। जी बिल्कुल। अब से कुछ ही देर में जब आसमान में ये सारे एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे तो प्रत्येक भारतीय का जो सीना है वो गर्व से भर जाएगा। लेकिन वायु शक्ति की बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। 50 के दशक से अब तक किस तरह की एवोल्यूशन हुई है? पहली बार जो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो 1954 में हुआ था। वो दिल्ली के पास तिलपत रेंज जो हिंडन एयरबेस के बहुत पास है और तिलपत गांव के नाम से वो तिलपत रेंज था। और उस दिन पूरा दिल्ली में बहुत केओस मच गया था क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम हुआ था। वो दिल्ली अभी भी याद रखते हैं। उसके बाद से तिलपत रेंज में 3-4 साल के गैप में होता रहा। 1989 में लास्ट फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन जो दिल्ली में हुआ था, इसके कारण यहाँ से हटाने का यही था कि बहुत शहर बढ़ रहा था और बर्ड एक्टिविटी वगैरह के कारण इट वाज नॉट सेफ। उसके बाद से आज तक ये पोखरण राजस्थान के, जहाँ पे जनरली बहुत सारे रेंजेस है, आर्मी का रेंज, एयरफोर्स वहाँ पे जनरली फायरिंग करते हैं और वहाँ पे होता है 3 से 4 साल के गैप में ये होता है जनरली। लेकिन इस बार 5 साल के बाद हो रहा है। 2019 में लास्ट हुआ था, बीच में कोविड वगैरह के कारण 5 साल नहीं हुआ। और ये ट्रेडिशनली इसलिए होता है एक फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन, देश को ये भरोसा देने के लिए कि आपके पास दुनिया के 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है और जब जरूरत पड़ेगा ये ऐसा मार करेगा। और दूसरा होता है कि देखिए, आर्म फोर्सेस का एक मेजर काम होता है लड़ाई लड़ना, लेकिन दूसरा एक काम होता है दुश्मन आपसे ना लड़े, इतनी डर उनमें हो। इसलिए ये अभ्यास जरूरी है। लेकिन रचना जी, जब भी प्रत्येक व्यूअर
एयरफोर्स के बारे में सोचेगा तो उसे फाइटर पायलट याद आएगा, ग्रुप कैप्टन अनुपम जी की तरह, या हेलीकॉप्टर पायलट नारंग जी की तरह। लेकिन ये पूरा टीम वर्क है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरे उससे पहले बहुत तैयारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैं एक छोटा सा एक सिमिली देना चाहूँगी कि रामचंद्र जी ने जब रावण को मारा था तो उन्होंने जब वो ब्रह्मास्त्र निकाला तो जो ब्रह्मास्त्र गया वो हमारे पायलट्स हैं, बट उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए जो उंगलियां जिन्होंने धनुष पकड़ा वो हमारी सारी सपोर्ट टीम है, जो बाकी और ब्रांचेस में बहुत लाइक हमारे यहाँ नॉन फ्लाइंग ब्रांचेस में टेक्निकल ब्रांचेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है जिसकी मैं जहाँ काम कार्यरत रही, और बाकी ये सब में एक वो एयरक्राफ्ट को आकाश में भेजने के लिए हर एक पुर्जा उसका कम्प्लीटली सर्विसेबल हो, कोई पायलट को वेपन्स फायर करने में दिक्कत ना हो, बाकी सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें, लॉजिस्टिक्स में आपको वो फ्यूल टैंकर्स का टाई अप करना है, एस्पेक्ट्स इतने सारे हैं, हम जैसे जैसे बात करेंगे तो उसके ऊपर विशेष चर्चा करते रहेंगे। बट यस, ये जो वायुसेना की वायु शक्ति है ये दल का बल है, इट्स टीम वर्क। जैसे कि हमने अभी टीम वर्क की बात करी, एक और हाईलाइट है इस बारी की जॉइंट ऑपरेशन फ्रॉम मल्टीपल बेसिस, तो इसके बारे में भी कुछ विस्तार से बताएं। जॉइंट ऑपरेशन फ्रॉम मल्टीपल बेसिस एंड ऑल्सो जॉइंट ऑपरेशन विद द अदर सर्विसेज, क्योंकि इसमें आर्मी के साथ भी आपको बहुत सारे तालमेल दिखाई देगा। और अगर आप देखें तो ये जो शो पोखरान में हो रहा है, लेकिन इसके जो हवाई जहाज जो फ्लाइंग करते हैं राजस्थान के ऑलमोस्ट सारे बेसिस से, दिल्ली के पास हिंडन से, आगरा से, ये सब बेसिस से आते हैं। और एक प्रिसिशन क्लॉक वर्क जैसे आप रिपब्लिक डे में भी देखते हैं, वेरियस बेसिस से आके, और इसके पीछे जैसे उन्होंने बनाया एक टीम वर्क है, हमारा जो IACCS नेटवर्क है, इनका रडार नेटवर्क, सब क्लॉक वर्क प्रिसिशन के साथ जब वहाँ पे आके शो विंडो में डिलीवरी होता है तो आपको दिखता है वाह क्या काम है। लेकिन उसके पीछे ये जहाज उस टाइम में फायरिंग करने के लिए जो जहाज तैयार हो रहा है वो शायद 6 घंटा पहले तैयार हो रहा है, उसके लिए हमारा टेक्नीशियन कभी कभी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तालमेल होता है जो क्लॉक वर्क की तरह होता है, और जहाँ पे ऑपरेशन, ये जो वायु शक्ति है इसमें एक नियर ऑपरेशनल सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट होता है, जिसमें आपको बाकी सर्विसेज के साथ सारे जो आपका फाइटर, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, आपका स्पेशल फोर्सेस, सबका तालमेल का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। और इसलिए एक टीम वर्क जो आपने मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दल का बल है और बिल्कुल तालमेल होता है, प्रिसिशन, एक्यूरेसी। तो ग्रुप कैप्टन नारंग, अब जब ये दृश्य दूरदर्शन पर आएंगे तो लोग जरूर पहचानना चाहेंगे कि भाई ये तेजस है, ये प्रचंड है, ध्रुव है। तो प्रचंड की अगर बात करें, क्या विशेषता है, कैसे पहचाने हम? देखिए, हमारे यहाँ 2 हेलीकॉप्टर जो ऐसे होंगे जो अटैक हेलीकॉप्टर होंगे। अच्छा। एक होगा अपाची और एक होगा प्रचंड। प्रचंड जो है आप देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा स्लीक है। अच्छा। मतलब ज़्यादा कंपेयर टू अपाची थोड़ा सा छोटा है, और ये बहुत ही एजाइल हमारा हेलीकॉप्टर है। और कुछ चीज़ें हम जो देख रहे हैं अब हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं। आप अगर थोड़े दिन बाद पहले की बात याद करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जी। तो ये हमारे अनुसंधान का जो रिजल्ट है वो है। और इसमें जो अधिकतर जो हमें पता लग रहा है वो हमारे पायलट्स रियलाइज कर सकते हैं। अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं डेजर्ट्स में, लेकिन अगर आप इसको लेके जाएं हमारे जो हिमालयाज हैं तो वहाँ पर अगर जो हमारे ट्रायल्स हुए हैं वो प्रचंड ही सक्सेसफुल हुआ है। इनफैक्ट पूरे विश्व में ये अकेला हेलीकॉप्टर है जो हिमालय की ऊंचाइयों में, और अगर आप पाकिस्तान कंटीजेंसी लें या इवन चाइना कंटीजेंसी लें तो ये अकेला हेलीकॉप्टर है जो उस एनवायरनमेंट में हमारे लिए कॉम्बैट ऑपरेशन कर सकता है। और कॉम्बैट ऑपरेशन जब हम कहते हैं, ये हवा से जमीन पे मार करने के लिए और हवा से हवा पे मार करने के लिए, यानी कि हेलीकॉप्टर होने के बावजूद अगर इसे थ्रेट आती है तो ये दूसरे चाहे फाइटर हो या दुश्मन का हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन्स हो, ये उनको भी गिरा सकता है। तो एक बहुत ही हमारा एक सशक्त भारतीय सॉल्यूशन। एक और रचना जी, आजकल हम सुन रहे हैं, इस बार का रिपब्लिक डे का थीम भी रहा नारी शक्ति, तो इनफैक्ट फाइटर पायलट्स भी इंड्यूस किए जा रहे हैं एयरफोर्स में। तो नारी शक्ति का रोल क्या है एयरफोर्स में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय वायुसेना एक जेंडर न्यूट्रल एयरफोर्स है, एक जेंडर न्यूट्रल सेना है।
आज कोई भी ऐसी ब्रांच या कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसके अंदर आप नारी शक्ति को नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो जब हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब सब बराबर हो जाता है, जेंडर न्यूट्रलिटी आ जाती है, तो सशक्तिकरण की बात जो है वो करनी नहीं पड़ेगी। ये ऐसा मेरा एक होप भी है कि आगे समय ना आए ऐसा करें। अब आप देखें फाइटर्स में, आप देखें तो हमारे 3 लेडी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बहुत नाम किया है और बहुत हम लोगों को प्राउड है कि भावना और अवनी और मोहना, ये तीनों नाम तो हमारे सबके दिल में रच बस गए हैं। एंड अभी और भी डायमेंशंस में हमारी एक मिसाइल यूनिट है जिसकी पहली सीओ ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी बनी, और कमांडर दीपिका मिश्रा, उनको पहला वीरता का पुरस्कार मिला, गैलेंट्री का पुरस्कार मिला फॉर द रोल जो उन्होंने मध्य प्रदेश फ्लड्स में निभाया। तो जिस भी डायमेंशन के लिए एयरफोर्स जाना जाता है वो उन सब फील्ड्स में आ जा पाएंगे कि विमेन आर देयर। और एक एयरमैन में था कि पहले हम सिर्फ ऑफिसर काडर में नारी शक्ति को पाते थे, बट अब अग्निवीर के इंडक्शन के बाद अग्नि वायुवीर विमेन भी आ गई हैं। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ गर्व के साथ कि इंडियन एयरफोर्स एक कम्प्लीटली जेंडर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। जी, बहुत खूब, इसके लिए आपको बधाई। अनुपम जी, जब नए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इंडक्ट होते हैं इंडियन एयरफोर्स फ्लीट में, तो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से विकास होता है फिर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप कहें तो हमारे पास जो एयर बेसिस है, जब कोई नया जहाज का इंडक्शन होता है उसका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उसके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेकिन बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे बेस में होता है। और जब कोई नया जगह पे जब आप प्रोग्रेस करते हैं तब बेसिकली आपका काम होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका जो एयर बेसिस है वो सुरक्षित रहे एनिमी के मार से। इसलिए आप हर 5 साल में आप देखेंगे एयरफोर्स में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है जी। उसमें जी बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि एक सतत प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास भी होता है, और इसका जो मुजाहरा है अब आप बिल्कुल देखेंगे दूरदर्शन पर। आप तीनों ही मेहमानों का इन ओपनिंग कमेंट्स के लिए बहुत बहुत आभार। और अब हम सीधा चल सकते हैं पोखरण डेल्टा रेंज एक छोटे से अंतराल के बाद। Bombs have impacted. A perceptible delay as delay fuse have been activated. And the explosions. Here comes Tejas from your left, 10 o'clock high, releasing flares. Eyes on target now, 11 o'clock, 3 kilometers. And wait for the impact. Nabhas Vajra Prahar, lightning strike from the sky. We've just seen a perfect amalgamation of strength and stealth by the Indian Air Force at Vayu Shakti 2024. अभी आपने देखा एक बेहद शानदार नज़ारा सीधा पोखरान से। अमित, बहुत सारी मोमेंट्स ऐसी थी जिसमें इतना प्राउड फील हुआ देख के कि दिस फोर्स बिलोंग टू इंडिया। आपका डिफाइनिंग मोमेंट क्या रहा? बहुत सारे, सल्यूट टू द एयर वॉरियर्स, और पार्ट 1 में इतने सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स थे कि आई कांट वेट फॉर द पार्ट 2 जहां नाइट ऑपरेशंस होंगे। तो तकरीबन 20 मिनट में हम आपको फिर से पोखरण के डेल्टा रेंज ले जाएंगे, लेकिन एक डिफाइनिंग मोमेंट अगर पिक करना हो वेरोनिका, तो मैं कहूँगा आप देखिए कितनी प्रिसिशन से जहाज से बॉम्ब सेपरेट होता है, और ये लक्ष्य होता है कि वो डीप पेनिट्रेट करे, सरफेस पे ही ना फूटे, ताकि मैक्सिमम अपीवल हो। तो काफ़ी एक पूरा एक ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए, जो कुछ हमने देखा है उसका आकलन करते हैं। हमारे साथ 3 ग्रुप कैप्टन यहाँ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रचना शर्मा, ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी और ग्रुप कैप्टन आर.के. नारंग जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। व्हाट अ स्पेक्टिकल इट वाज अनुपम जी। और ये जो बॉम्ब वाली जो मैंने बात की, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रहती है? एब्सोल्युटली, व्हाट अ डिस्प्ले। जब बॉम्ब गिरते हैं वो क्या होता है, हवाई जहाज जो कैरी कर रहे हैं बॉम्ब, उसके साथ एक सेफ सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉम्ब का स्पीड हवाई जहाज का स्पीड होता है। तो जैसे ये ड्रॉप होता है, एक पैराशूट उसको रिटार्ड करते हैं, उसको रिटार्डर कहते हैं। और जब बॉम्ब सरफेस पे आता है, अगर सरफेस पे ही वो एक्सप्लोड हो जाए तो मैक्सिमम जो डैमेज वो नहीं होता। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है वो पेनिट्रेट करे और फिर जाके एक डिले के बाद फूटे, ताकि मैक्सिमम अपीबल हो, ताकि रनवे पे मैक्सिमम डैमेज हो
और इसको रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगे, और इसलिए होता है। दिखने में बहुत स्पेक्टेकुलर लगता है लेकिन एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है इसका। रचना जी, बहुत शानदार प्रदर्शनी हमने आपकी देखी यहाँ पे। आपका डिफाइनिंग मोमेंट क्या रहा? बहुत मुश्किल है चुनना, बिकॉज सभी देख के रगों में उबाल और सीने में प्राइड तो आती ही है। एक अगर मुझे चुनना हो तो जब चिनूक एयरक्राफ्ट को दिखा रहे थे, और बहुत ही स्टेडी, बहुत प्रिसीजन और बहुत प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हाई डिग्री की चाहिए होती है इतना स्टेडी एयरक्राफ्ट मैनेज करना। और फिर जब उसको गन को उन्होंने ड्रॉप किया, आफ्टर दैट जब चिनूक दोनों मुड़ के गए तो एक बहुत प्यारी सी छटा पीछे एक लालिमा दिखाई दी आसमान में, जिससे मुझे एक दिल में बात आई जो मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ। नभस्पर्श दीप्तम हमारा मोटो है, और वो चैप्टर 11 से लिया गया है गीता के, जिसमें उसका एक छोटा सा प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो एकदम आसमान लाल हो जाता है और अर्जुन उसको देखकर डर जाते हैं। तो आई एम श्योर आज ये आकाश की लालिमा देखकर और ये सब गर्जना देखकर जितने भी लोग हैं जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो जरूर आज कांपे तो होंगे। एक परफेक्ट एग्जाम्पल और परफेक्ट डेफिनेशन सेट होती है। एब्सोल्युटली जी, ग्रुप कैप्टन नारंग, योर डिफाइनिंग मोमेंट। देखिए, मैं एक चूज करना बड़ा मुश्किल है। मैं 3 दूंगा, फिर उसमें से एक आऊंगा। अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो था लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये भारत में डिजाइन है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी, पहले हमें बहुत ज़्यादा विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था। तो एक तो ये था। अब दूसरा था मेरा, जो मेरे दिल के पास है, मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। मेरे कारगिल में हमारा हेलीकॉप्टर शॉट डाउन हो गया था बिकॉज हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। तो रुद्रा का जो ग्राउंड अटैक पे करना, तो वो मेरा एक सेकंड था। और जो मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने कहा एक डिफाइनिंग मोमेंट था, वो था समर, सरफेस टू एयर मिसाइल्स विद अश्योर्ड रिस्पॉन्स। पर नारंग जी, जो रुद्रा की आपने बात की, हमने देखा कि जब रुद्रा अटैक कर रहा है उससे पहले कुछ फ्लेयर्स आते हैं। हाँ। उसका क्या मकसद है? देखिए, जब हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं तो दुश्मन भी उन पे अटैक करता है। अच्छा। तो वो जब मिसाइल उन पे आती है तो इनकी जो फ्लेयर्स होती हैं, क्योंकि वो हीट हॉटस्पॉट को ढूंढती हैं, तो ये फ्लेयर उनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं हायर हीट देकर। और मैं समर को एक बार बताना चाहूँगा कि ये भारतीय वायुसेना में इनोवेशन का एक कल्चर रहा है। हमने हमारे जो एक बहुत ही एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह थे, उन्होंने कानपुर जहाज डिज़ाइन किया था। तो आज जब मैंने देखा कि भारतीय वायुसेना ने समर बनाने की कोशिश की है, हालांकि ये टारगेट से थोड़ा सा मिस हो गया। मैं अभी पूछ रहा था कि कहते हैं गिरते ही शहद सवार है मैदाने जंग में, वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल जले। तो मेरे हिसाब से ये भारतीय वायुसेना की एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। ये इनोवेशन स्पिरिट भारतीय वायुसेना को कंटिन्यू रखनी चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत की। अगर हम बात करें, ग्रुप कैप्टन बैनर्जी, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, एक शुरू में हमने एक दृश्य देखा था जहाँ पे हमने क्राफ्ट तो देख लिया मगर आवाज़ थोड़ी बाद में सुनाई दी, तो उसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, इट्स अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। वो जब जहाज जाता है तो आपका साउंड जो होता है उसके पीछे आता है, तो इसलिए आप जब जहाज जाता है ऐसे लगता है कि साइलेंट जाता है, लेकिन वो जहाज ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर पर आवर पे चलते हैं, और उसके पीछे जो बूम आता है उसको सोनिक बूम कहते हैं। वो सोनिक बूम वो होता है जब आप साउंड बैरियर क्रॉस करते हैं। तो ये जनरली जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंड के इतने करीब सोनिक बूम नहीं करते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्पेशल परमिशन दिया जाता है। और कोई भी फाइटर पायलट के लिए जब वो सुपरसोनिक जाते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। एवरी फाइटर पायलट लव्स टू गो सुपरसोनिक। जी बिल्कुल, वाकई। लेकिन अब जब सूर्यास्त के बाद नाइट ऑपरेशंस कुछ ही देर में पोखरण डेल्टा रेंज पे शुरू होंगे, तो फर्क क्या रहता है? दिन में तो आपको टारगेट दिख रहा है, रोशनी है, अब जब अंधेरा होता है तो क्या चुनौती बढ़ जाती है? ऑफकोर्स बढ़ जाती है। बहुत सारे लैंडमार्क्स आप दिन में देख सकते हैं, जिसके हिसाब से आप अपने टारगेट की प्रॉक्सिमिटी एंड एंगल वो सब देख के आप एक एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन कर पाते हैं। नाइट में रोशनी का ना होना, मतलब आप ये कह सकते हैं प्रकाश का ना होना एक बहुत बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। बट हमारे पायलट्स जो हैं वो दृष्टि रखते हैं, इसलिए प्रकाश है या नहीं है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कैसे दृष्टि कहाँ से लाते हैं आप रात को? देखिए, मैं 2 तरह के ऑपरेशन में हाईलाइट करना चाहूँगा। एक है डस्क ऑपरेशन है। अभी जो हमारा एक ऑपरेशन होगा Mi-17 जो जहाज़ है, जो सूर्य अस्त और रात होने के बीच में आधे घंटे का पीरियड है। ये ऐसा पीरियड होता है, ना दिन होता है ना रात होती है, तो इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। अगर आप पूरा रात हो सकते हैं तो आप नाइट विजन सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं।
डस्क जो है उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो हम एक तो डस्क ऑपरेशन दिखाएंगे, तो नाइट विजन के लिए आपने पूछा, तो एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसकी वजह से रात को आप बिना लाइट के और लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड इल्यूमिनेशन जो होता है आसमान में, उसको यूज के करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, हम अर्बन एनवायरनमेंट में जो ऑपरेशंस आजकल करने पड़ रहे हैं, अगर आप दुनिया में देखें बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं जो अर्बन थिएटर में हो रहे हैं, शहरों में हो रही हैं, जी, जी। उस सिचुएशन को सिमुलेट करते हुए भी किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना जो भी कंटीजेंसीज है उन सब की डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है, उनकी तैयारी कर रही है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है। जी जी सर, आई वुड लाइक टू आस्क अनदर थिंग फ्रॉम यू कि बहुत सारे हम इनोवेशंस देख रहे हैं, इंडिजिनियस इनोवेशंस देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं जिसके माध्यम से ये इनोवेशंस एयरफोर्स तक पहुंच रही हैं? देखिए, भारतीय वायुसेना में रिसर्च डेवलपमेंट का तो मैंने थोड़ा सा मेंशन किया, वो बाद में, लेकिन आपने कहा है इनोवेशन। देखिए, भारतीय वायुसेना में इनोवेशन को बहुत ही प्रोएक्टिवली अडॉप्ट किया जा रहा है, और ये भारतीय वायुसेना नहीं, तीनों सर्विसेज कर रही हैं, और इसमें मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। एक तो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, उसमें हमें कई जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी, जो हम सिर्फ डीआरडीओ या डीपीएसयूज पे डिपेंड करते थे, आजकल हम सीधा एकेडमिया, स्टार्टअप्स, इवन इंडिविजुअल इनोवेटर्स उसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनोवेशन इनिशिएटिव है वो है मेहर बाबा कंपटीशन। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2018 को मेरे ख्याल इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहला इनिशिएटिव था जिसमें हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जो अभी दुनिया में भी नहीं बनी थी, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। तो 2018 में जब ये 2021 में खत्म हुआ तो हमारे देश को इन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से इक्विप किया। तो अगर आप याद करें 15 जनवरी 2021 को आर्मी डे में एक आर्म स्वॉर्म डिस्प्ले किया गया था, जहां पर 75 ड्रोन ने आर्म टारगेट्स को एक साथ किया था। तो ये जो संभव हुआ है, ये एक इनोवेशन स्पिरिट। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आजकल डिफेंस सर्विसेज को एम्पावर किया है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज से। उसमें डिफेंस फोर्सेज फंडिंग लेके एक प्रोजेक्ट बना के स्टार्टअप, इनोवेटर्स, एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर, इवन पब्लिक सेक्टर के साथ प्रोजेक्ट कर सकती हैं। ये एक और इनिशिएटिव है जो एम्पावर करता है। जी बिल्कुल। लेकिन 17 फरवरी 2024 आज बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि जहां एक और हम पोखरण डेल्टा रेंज में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का सक्सेसफुल जो कंडक्ट है वो देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज शाम एक बहुत अच्छी खबर श्रीहरिकोटा से भी आई, जहां पर अनुपम जी, इसरो ने एक और सफल प्रक्षेपण किया है इनसैट 3DS का। तो जब हम एयर पावर की बात करते हैं और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी जोड़ दें, तो आप एरोस्पेस में भारत की प्रगति कैसे देखते हैं? देखिए, तो नया टर्म जो है वो एयर पावर नहीं है, एरोस्पेस पावर है, और इंडिया एरोस्पेस पावर में बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर वॉर होगा वो स्पेस में होगा, स्पेस बेस्ड एसेट्स से होगा, और उनका तालमेल होगा ग्राउंड बेस्ड एसेट्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 डायमेंशन है, ग्राउंड, एयर और स्पेस, इनके बीच में तालमेल होना। और जो ग्रुप कैप्टन नारंग ने बताया, इंडिजिनस सॉल्यूशंस, आपको जैसे पता है स्पेस में हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और बाकी डोमेन है उसमें स्पेस के जैसा उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जिस तेजी से चल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 15 साल बाद एरोस्पेस पावर टोटली एक प्रोग्रेस में आगे बढ़ेगा, और जिसमें इंडिया को एक डेफिनेट एज मिलेगा, जिस एज के साथ जो इंडो पैसिफिक आज जो डिफाइन किया जाता है, द वर्ल्ड जियो स्ट्रेटजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होने वाला है। इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और इसमें इंडिया का जो एरोस्पेस ताकत है, ये एक डिफाइनिंग चीज होगा, जिसमें वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होगा। तो हम आज प्रोबेबली देख रहे हैं एक फ्यूचर जिसपे इंडिया विल बी लीडिंग पावर इन द एरोस्पेस, देयर बाय कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। रचना जी, हमने एक और चीज़ देखी, एक बहुत थिन स्ट्रिप पे एक एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? It is not technology, it is sheer competence, I would say. जो ये बहुत सिनारियो हमेशा ही हम एंटिसिपेट करते हैं वॉर सिनारियो में कि हमने देखा हमारे एयरक्राफ्ट ने बॉम्ब डाला, इम्पैक्ट बहुत डीप गया, बहुत गहरे तक क्रेटर होता है। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम हम हमेशा अपने आप तैनात रखते हैं, जिसमें हमें बहुत तेज़ी से, बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उस रनवे को रिपेयर करना होता है। बट वॉर सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि वो समय आपको ना मिले, तो आपके ऑपरेशंस लिमिट ना हो, उसके लिए हमारे लाइक C-130 जो हरक्यूलिस का हमने देखा
कि उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो डिसयूज्ड एयर स्ट्रिप पे भी जो छोटी रनवे है, जनरली हर एयरक्राफ्ट को अपने लिए एक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक डिस्टेंस चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से एयर स्ट्रिप होती है। बट ये ऐसे वॉर के समय में आइडियल चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए ये आप अपनी काबिलियत के हिसाब से और एयरक्राफ्ट की काबिलियत के हिसाब से छोटे और रिस्ट्रिक्टेड डिस्टेंस में भी आप अपने असॉल्ट टीम्स को उतार सकें और उतने ही रैपिडली टेक ऑफ कर सकें, ये उसका प्रदर्शन उन्होंने वहाँ पर जी। ग्रुप कैप्टन नारंग, हमने डस्क ऑपरेशंस में देखा तेजस जो कि इंडिजिनियसली मेड है और लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और फिर राफेल को भी देखा पहली बार वायु शक्ति 2024 में। कई बार लोग तुलना करते हैं, करनी चाहिए। दूसरा, तेजस जो हमने बनाया उसमें क्या चैलेंजेस आए और क्या फ्यूचर में संभव है कि हम राफेल इक्विवेलेंट भारत में ही बना लें? देखिए, भारतीय इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन हमने सबसे पहले 1956 में इंडिजिनस प्रोग्राम किया था मारुत। तो हमें उसमें कुछ चैलेंजेस आए क्योंकि इंजन का प्रॉब्लम आया। जब हमने तेजस शुरू किया तो ये बहुत ही समय लगा इसको बनाने में। 2001 में इसकी पहली सॉर्टी हुई, बट इसे कितने साल लगे जब हमारे पास आए। लेकिन अगर आप उसका इम्पैक्ट देखें, हमारे यहाँ इतना अच्छा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर में, एकेडमिया में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। और अगर आप टाइमलाइन देखें, जो तेजस को लगभग 3 दशक लगे, 2.5 से 3 दशक लगे, जो तेजस मार्क 2 है, अगले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 वर्षों में हमारे पास मार्क 2 उसका सेकंड वर्जन आएगा, जो इससे ज़्यादा रेंज होगा, ज़्यादा पेलोड कैरी करेगा। और फिर इसने एक और हमें कैपेबिलिटी दी। अब जो हमने जो डिज़ाइन का एक्सपीरियंस ले लिया है, उसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर का जो एक फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन प्लस कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ बना रहे हैं, हमें वो भी अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम उसको बना पाएंगे। और जो इंजन है, जो कावेरी इनिशियली हम नहीं कर पाए थे, हम उसी कावेरी इंजन को हम यूकैव, इसका मतलब है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए भी डेवलप कर रहे हैं। जी। तो बहुत कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ रही हैं। ग्रुप कैप्टन बैनर्जी, आपका वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है इंडियन एयरफोर्स में, काफ़ी एडवांसमेंट्स देखी हैं बीते कुछ वर्षों में, मगर ऐसा एक क्या फैक्टर है जो इंडियन एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स बनाता है? जो इंडियन एयरफोर्स का जो इंडोमिटेबल नेवर से डाई एटीट्यूड है, स्पिरिट, और जो इनोवेशन, कारगिल वॉर के टाइम हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस था और हमने बहुत जल्दी इनोवेशंस के साथ उसको सॉल्व किया। हमारे पास जो प्रिसिशन वेपन्स हमने यूज़ किया, अगर आपको हम बोले, वो एक महीने का डेवलपमेंट था, जिस पे एक दूसरे एयरक्राफ्ट में एक तीसरे कंट्री से बॉम्ब लेके उसको इंडिजिनियसली डेवलप करके बनाया गया है। आज जो आप देख रहे हैं, एक पावर है जो हमारे पास ये वेपन का है, ये एक दिन का काम नहीं है। ये जो हिस्ट्री है, ये बहुत सालों का है। और खाली कारगिल में भी नहीं, 1971 से हर जगह पे जहाँ पे भी इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है। आज जब हम ये देख रहे हैं, जो समर जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने बनाया, ये जो स्पिरिट है ये बरकरार रहे, सो दैट एयरफोर्स becomes the best in the world। जी बिल्कुल। देखिए, एयरक्राफ्ट 3 तरीके के हैं। एक तो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे हमने तेजस की बात की या राफेल की बात की। एक फिर हो गए फाइटर हेलीकॉप्टर्स, जैसे नारंग जी बता रहे हैं, चाहे प्रचंड हो, ध्रुव हो। और ऐसे में कई बार हम ट्रांसपोर्ट फ्लीट को भूल जाते हैं। तो आज चाहे हम C-130J की बात करें, ट्रांसपोर्ट फ्लीट को व्यूअर्स कैसे समझें? ट्रांसपोर्ट फ्लीट को तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके बिना फाइटर्स का, हेलीकॉप्टर्स का काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं, मैन पावर की डिप्लॉयमेंट है। आप जानते हैं, लेह लद्दाख सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में ऐसी टेरेन्स हैं जहाँ पर हम बाय रोड नहीं जा सकते, तो सामान पहुँचाना, रसद पहुँचाना, इक्विपमेंट, एमिनिशन, ये सब पहुँचाने का काम जो है हमारी ट्रांसपोर्ट फ्लीट करती है वॉर पीरियड में। और अगर आप उसको पीस पीरियड में देखें, तो जब कोई नेशनल डिजास्टर्स हुए हैं या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हुए हैं, हमने देखा काबुल में कैसे हमारे ग्लोब मास्टर ने काम किया और कैसे लेके आए। और सो यू फाइंड दैट यूक्रेन रशियन वॉर में वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को विड्रॉ करना, ये सारे काम जो है ये हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जी। एक बहुत अहम चीज़ है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो करते हैं, जिसका डिस्प्ले अभी इस साल में भी एक एक्सरसाइज में होगा, क्योंकि हमारे पास 2 बहुत बड़े एडवर्सरीज है, पाकिस्तान और चाइना। जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में वॉर का फोकस शिफ्ट होता है, उनका जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रूप्स, एयर एसेट्स, इस पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ताकि यू शिफ्टिंग द वॉर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर ऑलवेज बिहाइंड द सीन,
लेकिन वो एक बैकबोन है जिस पे पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है। Right, Indian Air right, Force। एक वेरोनिका बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लीडरशिप कैसे मोटिवेट करती है, और जी। 2023 में दो उल्लेख करना चाहेंगे। एक तो अप्रैल 2023 जब भारत की माननीय राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू Su-30 की उन्होंने एक सॉटी ली है ना, ग्रुप कैप्टन नारंग, और उसके बाद नवंबर 2023 में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सॉटी ली तेजस में। तो जब लीडरशिप इस तरह से एक सॉटीज लेती है, उससे कैसे फोर्स का मनोबल बढ़ता है? देखिए, तेजस जो है सिंगल इंजन फाइटर है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि तेजस अकेला दुनिया का ऐसा फाइटर है जिसमें अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा, और तीसरी बात है कि हमारी जो हाईएस्ट लीडरशिप है वो ये बताना चाहती है दुनिया में कि ये दुनिया का बेस्ट फाइटर है इस श्रेणी में, क्योंकि ये सिर्फ प्रधानमंत्री ने ऐसे डिसीजन नहीं लिया, उसमें 4 से 5 हज़ार सॉर्टीज ऑलरेडी फ्लाई कर चुका है, सिक्योर सेफ। पर अनुपम जी, व्हेन प्राइम मिनिस्टर टुक दैट सॉटी तेजस में, वो सिंगल इंजन था। बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि जनरली जो डिग्निटरीज जाते हैं वो सिंगल इंजन पे कम जाते हैं क्योंकि ट्विन इंजन पे एक सेफ्टी फैक्टर रहता है। जब प्रधानमंत्री जी उस तेजस में फ्लाई किए, वो दुनिया को एक मैसेज दे रहे थे अबाउट हिज कॉन्फिडेंस ऑन द इंडियन डिजाइन डेवलप प्रोग्राम Right. तेजस। तो ये Right. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, एक सटल मैसेज था, जो स्ट्रेंथ 5 हम फौजी जो एविएशन लैंग्वेज में बोलते हैं, ही पुट दैट मैसेज स्ट्रेंथ 5 अक्रॉस टू द वर्ल्ड। चलते चलते क्या उम्मीद करें अब जब नाइट ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, क्या देखने को मिलेगा इसमें खास? बस अब आप दिल थाम के बैठिए, देखिए कि थर्मल रेडिएशन से, जब मैंने बोला कि प्रकाश नहीं होता फिर भी दृष्टि कैसे काम करती है, किस तरह से नाइट विजन डिवाइस, अभी गरुड़ के ऑपरेशंस होंगे, बहुत एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग होने वाला तो है। चलिए, जैसे रचना जी कहा, दिल थाम के बैठिए। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, और आइए एक बार फिर से चलते हैं पोखरण डेल्टा रेंज। करने से पहले हमारे वायु योद्धा आप सबको हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाकर मंत्र मुग्ध कर देंगे। आज के इस प्रदर्शन में AN-32 परिवहन विमान सभी स्काई डाइवर्स को 8000 फीट की ऊंचाई पर लेकर उड़ रहा है। बस आपकी तालियों की गड़गड़ाहट अगर एक बार इनके कान तक पहुंच जाए तो वह आपसे मिलने के लिए स्वयं ही पहुंच जाएंगे। These colorful parachutes in the sky will be opened by our daring parajumpers from 8,000 feet in the sky by an AN-32 aircraft. The parajumpers will land. Please look straight ahead as you will be able to witness the landing lights of the C-130J Super Hercules. Look out for the nav lights of the Jaguars approaching from your right, flying low to avoid the enemy, and dispensing flares. The second set of flares and the bombs have been released. A perfect symphony of power and precision. चाहे दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, Indian Air Force is always on the point. Absolutely. So congratulations to Indian Air Force and Team Vayu Shakti 2024. ये जो दृश्य आपने दूरदर्शन में देखे हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और लंबे समय तक ये हमारी स्मृतियों में रहेंगे। हमारे साथ हमारे 3 विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। तो आज का जो पूरा आपने वायु शक्ति कार्यक्रम देखा, कैसे समाप्त करेंगी और आगे का रास्ता क्या है? देखिए, हमें प्रधानमंत्री ने 2047 में भारत को एक विकसित देश का दर्जा दिलाने का एक प्रायोजन दिया है। वैसे ही हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी पिछले 8 अक्टूबर को बोला कि 8 अक्टूबर
8 अक्टूबर 1932 में एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तो बस अब जैसे ही 100 साल पूरे होते हैं हमारे, तो हमें भी वहीं पे एक एयरफोर्स को एक मुकाम पे ऐसे लेके जाना है कि वो बेस्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरे। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, मैन एंड मटेरियल, इक्विपमेंट कह लीजिए। तो मैन जब हम कहते हैं तो मैं एक नारी शक्ति के लिए रूम में बैठी हूँ, तो आई एम टॉक कवरिंग बोथ फोर्सेस। सो एक तो हम अपनी क्षमता जो है वो दिन की, रात की, ऑल वेदर ऑल टेरेन में बढ़ाएं, अपने हाथ जगन्नाथ करें तो सब खुद बनाएं, और बाकी ये जैसे ये ऐसे बन के मुट्ठी साथ आती है, तो जल, थल, स्पेस, इन सबको साथ लेके एक नए रूप में आए। अनुपम जी, आज की एक्सरसाइज से चाहे भारत के फ्रेंड्स हों, एडवर्सरीज हों, क्या संदेश है? आपका आंसर करने का पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन था एयरफोर्स का प्रिपेयर्डनेस का, और पिछली बार जब वायु शक्ति हुआ था उसके कुछ दिन बाद इंडियन एयरफोर्स वाज कॉल्ड अपॉन टू स्ट्राइक द टेरर कैंप्स इन बालाकोट, व्हिच इट डिड ब्यूटिफुली। द मैसेज इज ऑलवेज वेरी क्लियर, इंडियन एयरफोर्स ऑलवेज इज रेडी। और आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये डेमोन्स्ट्रेशन अगर मैं पिछले 30 साल का मेरा एयरफोर्स का जर्नी और आगे का देखूं, तो एयरफोर्स बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन और भी प्रोग्रेस करना बाकी है। और आगे का जो इंटीग्रेशन है तीनों सर्विस में, जो आज एम्पली डेमोन्स्ट्रेटेड था, क्योंकि हम थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो अनदर फोकस एरिया प्राइम मिनिस्टर, वो आज एम्पली डिस्प्लेड था। फ्यूचर उसमें जाएंगे। जी ग्रुप कैप्टन नारंग जी, आत्मनिर्भर भारत का क्या फ्यूचर है इंडियन एयरफोर्स में? देखिए, मुझे तो प्रचंड देख के ऐसे लगा कि दुश्मन के लिए वो प्रलय बन गया। और अगली वायु शक्ति के लिए मैं चाहूँगा कि सशक्त, अनुसंधान, इनोवेशन लेड आत्मनिर्भर भारतीय डिफेंस फोर्सेस हों। उम्मीद करते हैं कि अगली वायु शक्ति में हम इंडिजिनस आईजेटी, एईडब्ल्यू, यूएवीज, यूकैव, ट्रांसपोर्ट, एरो इंजन, वो सब चीज़ें जो हमारी डेवलपमेंट स्टेज में है वो दिखेंगी। और मैं चाहूँगा रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन वर्टिकल हमारे स्ट्रांग हो, आईडीएस में क्रिएट हो, और मैं भारतीय प्रोडक्ट्स को विश्व पटल पर देखना चाहूँगा। भारतीय डिजाइन प्रोडक्ट्स भारत के लिए और विश्व के लिए बने। जी, आज दूरदर्शन के स्टूडियोज में आकर वायु शक्ति 2024 पर चर्चा करने के लिए आप तीनों का, ग्रुप कैप्टन रचना, ग्रुप कैप्टन अनुपम, ग्रुप कैप्टन नारंग, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।